नमस्कार, HPR क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जो रीट के परीक्षार्थी हैं, अभी 27 फरवरी को जो पात्रता परीक्षा होनी है, उनके लिए एक शानदार और यादगार टॉपिक है और एकदम समझने वाला टॉपिक है। हम अच्छी तरीके से हर एक बिंदु पर बात करेंगे ताकि हर एक जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। रीट वाले जितने विद्यार्थी हैं वो सारे इस सेशन को जरूर देखें। हम एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं बुद्धि। आज हम बुद्धि के बारे में चर्चा करेंगे कि बुद्धि क्या है। सबसे पहले अपनी भाषा में मैं बात करूं तो हमारे जो बुजुर्ग वगैरह कहते थे कि अक्ल, एज इट इज, जो अक्ल है उसी को नाम है बुद्धि है। जैसे मैंने सर्वप्रथम ये कहा कि बुद्धि क्या है, आपके सामने है। बात यह आती है कि मनुष्य की जितनी योग्यताएं और मानसिक क्रियाएं हैं उसी को बुद्धि कहते हैं। यानी जो मानव के अंदर जितनी उनकी मानसिक क्रियाएं हैं, जितना उनका मन की जितनी क्रियाएं हैं, मन को जितना काम में लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मन को काम में लेता है और जितनी वो योग्यता अर्जन कर सकता है उसी को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि क्या है? अंतर सिखाने की एक कला है। यानी हम भले बुरे में किस प्रकार अंतर कर सकते हैं कि कौन भला है कौन बुरा है। और जो मतलब जैसे बात आती है कि एक जैसे भले बुरे में आ गई, और जो चिंतन करने की जो चीज़ होती है, किसी के बारे में अगर अपन चिंतन करें तो उसके बारे में वो चीज़ आ जाती है। और जितनी संगत असंगत चीज़ें होती है, जिसकी इसकी अच्छी संगत होती है, इसकी संगत अच्छी नहीं होती, उसके बारे में अपन अंतर कर सकते हैं। तो बुद्धि हमारे अंतर सिखाने की भी कला है। हम किन चीज़ों में फर्क कर सकते हैं, किन चीज़ों में अंतर कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बुद्धि के बारे में बातें बताई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बुद्धि के बारे में सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे गार्टन, जिन्होंने 1885 में बुद्धि के बारे में सर्वप्रथम बताया था। ये कई बार फिक्स क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किसने किया, और उसमें 4 ऑप्शन आते हैं। उसमें सही ऑप्शन होगा आपके गार्टन। ये फिक्स क्वेश्चन भी कई बार आता है। जैसे ये अपने कर्मचारी चयन बोर्ड है, इनका जो पेपर बनाने का जो उनका तरीका है, जो उनका मैनर है, वो फिक्स बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं। और जो RPSC है, RPSC लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनाती है। और रीट जो पात्रता है वो अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवा रहा है, तो उसमें भी कई बार फिक्स क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी रहती है। हमारा जो पात्रता परीक्षा है उसमें 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के आएंगे, उसमें आपके बुद्धि से संबंधित भी क्वेश्चन आने हैं। तो कई बार संभावना ये भी बढ़ सकती है कि सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किसने किया, तो गार्टन ने किया। उसके बाद जो बुद्धि है वो मानसिक परीक्षण की भी एक योग्यता है। वो भी अपन जानते हैं कि किस प्रकार अपन अपने मन, जैसे अपना मन है उसका अपन टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो मानसिक परीक्षण है उसके बारे में केटल ने बताया था। केटल नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने सर्वप्रथम मानसिक परीक्षण के बारे में बताया था 1890 में। ये गार्टन वाला ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक बुद्धि लब्धि के बारे में सूत्र दिया था स्ट्रन ने 1912 में। उन्होंने क्या सूत्र दिया था? MA/C। इसका मतलब होता है मेंटल एज। यानी मानसिक आयु। और इसका मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज।
यानी वास्तविक आयु। सर्वप्रथम जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था स्टर्न ने 1912 में, उन्होंने ये सूत्र दिया था ma/c। लेकिन 1916 के अंदर, कौन से सन में, 1916 के अंदर टर्मन नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने इन सूत्र को संशोधित किया था। इस सूत्र को संशोधित करके जो ma/c थे उनके इंटू में गुना में 100 लगा दिया। इससे अपन बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं कि मनुष्य की बुद्धि लब्धि कितनी है। और इसके बारे में क्वेश्चन आता है, फिक्स क्वेश्चन आता है, जैसे किसी की मानसिक आयु इतनी है, वास्तविक आयु इतनी है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या हो सकती है। सूत्र हमारे सामने, प्रश्न काफी बार पीछे की परीक्षाओं में भी आए भी हैं कि जैसे किसी मनुष्य की मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु उसकी 20 वर्ष है, तो इसका बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो सबसे पहले मेंटल एज यानी मानसिक आयु हमारे पास 10 वर्ष है, उसके बाद उसकी वास्तविक आयु 20 वर्ष इंटू 100, ये टर्मन के सूत्र के आधार पर, यानी इसकी बुद्धि लब्धि 50 होगी। यानी ये पिछड़े मंद बुद्धि जो लोग आते हैं उनमें गिना जाए। औसत बुद्धि अपनी होती है वो 100 के आसपास होती है, तो यानी ये पिछड़े उनमें आएगा। ये आगे इनके बारे में विस्तृत चर्चा अपन करेंगे। तो ये चीज याद रखना, जो बुद्धि लब्धि पहले सूत्र दिया था स्टर्न ने 1912 में दिया था, उन्होंने सिर्फ ma/c दिया था, लेकिन उसके बाद 1916 में टर्मन ने इसको संशोधन करके इंटू में 100 लगा दिया। और वर्तमान में बुद्धि लब्धि का जो बुद्धि ज्ञात करने का जो तरीका है वो टर्मन का ही सब लोग, सारे लोग यूज लेते हैं। उनके बाद अपन बात करेंगे बुद्धि की मुख्य परिभाषाएं। जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने बुद्धि की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले, और इसमें अपन मुख्य परिभाषाएं पढ़ेंगे जो परीक्षा में आने की संभावना है, हम ज्यादा परिभाषा नहीं पढ़ेंगे, जितने जो मुख्य परीक्षा है परिभाषाएं हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक वैज्ञानिक हुए थे वुड्रो ने कहा था बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। कितना ज्ञान अपन अर्जन कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, उनकी जितनी हमारी कैपेसिटी है वही बुद्धि है। यानी सबसे पहली बात है कि बुद्धि को अपन एक ज्ञान का स्रोत ही मान सकते हैं, जितना हमारा ज्ञान होगा वही हमारी बुद्धि है। तो बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। उनके बाद ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, काफी बार परीक्षा में पूछी भी गई है कि नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। वैज्ञानिक हुए थे रोसे, उन्होंने कहा था कि जितनी भी परिस्थितियां, जितनी भी नई परिस्थितियां हमारे सामने आए और उनको अपन अनुकूल यानी ग्रहण करें, अनुकूल अपने करें, वो ही बुद्धि है। अपन परिभाषा के बारे में पढ़ रहे थे, जो बुद्धि की जितने मनोविज्ञानों ने परिभाषा दी है उसमें मुख्य परिभाषा अपन पढ़ रहे थे, बाकी की परिभाषा हमने पढ़े थे। अब अपन बात करते हैं मैकडूगल की। मैकडूगल ने कहा था बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। मैकडूगल ने ये कहा कि बुद्धि जो है वो अपने जन्म से जो हमारी प्रवृत्ति होती है और हमारे अतीत यानी हमारे पास्ट में क्या हुआ है उन अनुभवों के आधार पर एक सुधारने की योग्यता है। उनके बाद अपन बात करते हैं वुडवर्थ ने कहा था बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यानी जितना हम कार्य करेंगे या जितना हम कार्य करके सीखेंगे वो हमारी बुद्धि है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट जो परिभाषा है लगभग इसी की आती है टर्मन की, और जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो सर्व जो मान्य सूत्र है वो टर्मन का ही है। टर्मन ने कहा था बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त, जिसका कोई रूप नहीं होता, मूर्त नहीं होता, यानी कि यह दिखाई नहीं देता लेकिन अपन महसूस कर सकते हैं। अब अमूर्त के बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो ये जो परिभाषा है ये आप सारे के सारे रट लेना, याद कर लेना। परीक्षा में लगभग इन परिभाषाओं में से एक परिभाषा जरूर पूछी जाएगी।
अगर कोई आप में से स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इन परिभाषाओं का आप ले सकते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं। अगली चीज आती है बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषताएं अपन बात कर सकते हैं वातावरण का प्रभाव। बुद्धि पर वातावरण का पूरा प्रभाव पड़ता है। हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, हम किस परिवेश में रह रहे हैं, उस परिवेश का पूरा हमारी बुद्धि पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारे पास अनुकूल वातावरण नहीं है तो हमारी बुद्धि कम विकसित होगी, सोचने की क्षमता कम होगी, हम उतना नहीं सोच पाएंगे जितना एक अच्छे परिवेश में, अच्छे वातावरण में सीखते हैं, अच्छे वातावरण में सोच सकते हैं। बुद्धि क्या है? अंतर करने की क्षमता है। ये हम पहले ही पढ़े थे कि बुद्धि भले बुरे के बारे में अंतर करती है, नैतिक अनैतिक के बारे में अंतर करती है, सत्य असत्य क्या है, सच झूठ क्या है, इसके बारे में अंतर करना सिखाती है। तो ये बुद्धि की खास विशेषता है, बुद्धि अंतर करना सिखाती है। नेक्स्ट है सीखने में सहायक। कोई भी हमारा अगर बुद्धि हमारी अच्छी है या हमारा कुछ सीखना है तो वो बुद्धि उसमें सहायक है। ये बुद्धि की खास विशेषता होती है। आगे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जाति और लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल, चाहे व्यक्ति या मनुष्य किसी भी जाति का हो, वो अच्छा है, उसकी बुद्धि अच्छी भी हो सकती है, उसकी बुद्धि बुरी भी हो सकती है। हम नहीं कह सकते कि उच्च जाति का आदमी है उसकी बुद्धि अच्छी होगी, कोई जरूरी नहीं है। एक निम्न जाति का आदमी की भी अच्छी बुद्धि होती है, वो भी पूर्ण रूप से प्रतिभाशाली हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है वो कि पिछड़ा हो, और ये कोई जरूरी नहीं है लिंग के आधार पर, कोई जरूरी नहीं है कि महिला है तो वो बुद्धिमान नहीं हो सकती, वो प्रतिभाशाली नहीं हो सकती, ये कतई नहीं। यानी ये खास विशेषता है, जाति और लिंग का बुद्धि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला है जन्मजात शक्ति। बिल्कुल है, बुद्धि हमारी जन्मजात शक्ति है। मनुष्य के जन्म के साथ ही कई लोगों की बुद्धि इतनी विकसित होती है। कई बार अपनी भाषा में, पर लोकल भाषा में क्या करें कि पूत का पग पाला नहीं छाना खोल रहे, यानी कि कई जो बच्चे या जो शिशु जन्म लेते हैं, जन्म से ही उनका पता चल जाता है कि ये बिल्कुल प्रतिभाशाली व्यक्ति बनेगा, या उनकी पहचान हो जाती है, उनके लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो ये एक जन्मजात शक्ति है। वंशानुक्रम का भी प्रभाव कई बार बिल्कुल पड़ता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रतिभाशाली हो, कोई जरूरी नहीं है लेकिन इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। वंशानुक्रम से भी कुछ ना कुछ अंश उसमें आते हैं। अब बुद्धि क्या करती है? बुद्धि की विशेषता क्या होती है? कठिन समस्या का समाधान। हमारे सामने कोई ज्यादा कठिन समस्या है, अगर हम प्रतिभाशाली हैं, अगर हमारी बुद्धि विकसित है तो हम कठिन जटिल समस्याओं का समाधान हमें कर सकते हैं निसंकोच। नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य। जितनी हमारे सामने नवीन चैलेंज, नवीन परिस्थितियां आती है, उनमें हम सामंजस्य बिठा सकते हैं। अगर हमारे सोचने की और समझने की, अगर हमारी सोचने और समझने की अगर हमारे में विकसित सोच है, समझ है, बुद्धि है, तो हम नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य बिल्कुल बिठा सकते हैं, उसमें हम कोऑपरेट कर सकते हैं। अब ये क्या होता है? जन्म से लगभग किशोरावस्था तक, यानी कि बुद्धि जितनी विकसित होती है उनका काल ये रहता है, जन्म से लगभग किशोरावस्था तक बुद्धि विकसित हो जाती है। कहते भी हैं अपने लोकल गांव में, अपन ये बात भी करते हैं, हमारे बुजुर्ग बात करते हैं, अगर कोई बच्चा 18-20 साल का हो गया है, अगर वो शैतानी करता है तो अपने बात ये चलती है कि तेरे जितनी अक्कल आने भी थी आ गई। अक्कल या बुद्धि अपन बात किए थे, एक ही चीज़ है, वो अमूमन ये बातें चलती है कि जितनी तेरे में अक्कल आने भी थी आ गई। यानी लगभग किशोरावस्था तक पहुँचते हैं अपन, मध्य किशोरावस्था तो मान लेते हैं, यानी 16, 17, 18 साल तक अमूमन ये चलता है, कोई 20 साल में मान लेते। तो अपन ये कहते हैं कि जितनी अक्ल आनी है उतनी आ गई, यानी कि बुद्धि लगभग अपनी किशोरावस्था तक विकसित हो जाती है। तो ये बुद्धि की विशेषता है।
वातावरण का प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। अंतर्ग्रहण करने की क्षमता, भला बुरा, सत्य सत्य, सच झूठ क्या है, नैतिक अनैतिक क्या है, बिल्कुल बुद्धि सिखाती है। सीखने में सहायक है। समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं, कितनी कठिन है। भाषात्मक का प्रभाव पड़ता है। जन्म से कोई बुद्धिमान है, जरूरी नहीं है कोई बुद्धिमान पैदा होता है, लेकिन कई बार जन्म से बुद्धिमान पैदा होते हैं, जन्मजात शक्ति विकसित होती है। तभी कहते हैं ना, पूत के पगे पालन करना। नवीन परिस्थितियों में अपन कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। जो हमारे सामने नवीन चैलेंजिंग आ रही है ना, उसमें अपन सामंजस्य से बिठा सकते हैं। अब अपन ये बुद्धि की विशेषता है, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद अपन आगे बात करेंगे बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारण। ये बातें वैसे तो पीछे आ गई थी, उसमें बुद्धि की जो विशेषता थी, फिर भी छोटे छोटे तौर पर इसको अपन एक बार देख लेते हैं कि बुद्धि को जो प्रभावित करने वाले कारण होते हैं, बुद्धि किस हिसाब से, किस प्रकार से प्रभावित हो सकती है। भाषानुक्रम का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जिस परिवेश में, जिस वातावरण में अपन रह रहे हैं, उसका बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। ये अपन ने बुद्धि की विशेषता के साथ ही बात करें। सामाजिक स्तर, हमारा सामाजिक स्तर कैसा है, हमारा उठना बैठना किसके साथ है, हम कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, किसके साथ रहते हैं। जैसे अपन संगत की बात आती है, छोटे बच्चों को अपन सिखाते हैं कि जिसकी जैसी संगत होगी वो वैसा ही बनेगी। इसी प्रकार हमारा सामाजिक स्तर का है, उठना बैठना का है, उसका भी प्रभाव हमारी बुद्धि पर पड़ता है। आर्थिक स्तर का भी कहीं ना कहीं प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। अगर हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो हमारे उतने सोचने समझने की क्षमता विकसित नहीं होती, क्योंकि जो जिम्मेदारियां होती हैं उनका प्रभाव हमारे पर पड़ता है। जिम्मेदारियों से हम ऊपर उठ नहीं पाते, तो वो आर्थिक स्तर पर भी हमारा प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ें कई बार मतलब प्रश्न, इनका ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता, लेकिन एक दो प्रश्न कई बार बन जाते हैं कि प्रभावित करने वाले कारक कौन से, ये 3-4 दे दिए और उपयुक्त सभी का दे दिया, उस प्रकार का प्रश्न इसमें आ सकता है। तो ये एक बार थोड़ा सा देख लें, आगे बात करते हैं। बुद्धि के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुद्धि के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। पहला प्रकार है आपकी मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि, तीसरा है सामाजिक बुद्धि। जो मूर्त बुद्धि है इसको यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। यांत्रिक कह सकते हैं, मशीनी कह सकते हैं। कि किस प्रकार यंत्र से, किसी का कौशल यंत्र में ज्यादा होता है, तो मूर्त बुद्धि वो होती है कि यंत्र से, या जैसे मान लो इस बुद्धि की जो विकसित होगी, वो व्यक्ति या वो मनुष्य क्या काम सीख सकता है, वो ये सीखेगा कोई ना कोई मिस्त्री जरूर बनेगा। मूर्त बुद्धि विकसित होगी तो वो मिस्त्री जरूर बनेगा, मूर्त बुद्धि विकसित होगी तो वो इंजीनियर जरूर बनेगा। अब फर्क इसमें करते हैं अपन अमूर्त बुद्धि में। अमूर्त बुद्धि है ये हमारे जो किताबी ज्ञान होता है इस पर निर्भर करते हैं। किताबी ज्ञान और अपना पुस्तक का कितना ज्ञान है इस पे निर्भर करता है। अपन पुस्तक के ज्ञान जो दे सकते हैं, जैसे अब पुस्तक के ज्ञान से व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। जैसे कोई डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, या पुस्तकीय अगर ज्ञान है, किसी को साहित्य का ज्ञान है तो वो साहित्यकार बन गया। तो ये हमारी अमूर्त बुद्धि होती है, जिसमें अपन अमूर्त जो हमारा जो चिंतन है वो विकसित होता है। तीसरा है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि वो परिवेश वाली बात कर रहे थे, समाज के साथ उतना बैठना, उस प्रकार की वो बात कर रहे थे। तो जितना बाहरी आवरण से हमारे ऊपर जितना प्रभाव पड़ेगा, हम एक किताबी ज्ञान है, किताबी ज्ञान अपन एक सीमित दायरे के अंदर है, या मतलब एक 4 दीवारी के अंदर अगर अपन किताबी ज्ञान ले सकते हैं, इसमें बाहर घूमने की जरूरत नहीं होती। पुस्तकीय ज्ञान से अपन डॉक्टर, वकील, साहित्यकार वगैरह बन गए। लेकिन जो ये सामाजिक बुद्धि जिनकी विकसित होती है वो आगे चलकर क्या बनते हैं, आपके राजनेता बनते हैं। इनका काम ही बाहर घूमना फिरना वो होता है। ये बड़े व्यवसायी बन सकते हैं। इसी प्रकार इसे जो मूर्त बुद्धि है उसका दूसरा नाम यांत्रिक या मशीनी बुद्धि इसको कहते हैं, जिसका इसे वही बात उदाहरण आते हैं। जैसे मूर्त बुद्धि का उदाहरण है, आपको उत्तर दे दिया, एक मिस्त्री या इंजीनियर दे दिया, डॉक्टर दे दिया और राजनेता दे दिया, या इनमें से उपयुक्त कोई नहीं दे दिया। तो इस प्रकार अगर ट्यूशन आएगा तो आपने उसको
इंजीनियर करना है। ये अगर कोई ऐसा लेना चाहिए कह सकते हैं। आगे बात करते हैं। हाँ, जो बुद्धि के प्रकार थे, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक बुद्धि, उसके बाद बात आती है बुद्धि के सिद्धांत। विभिन्न अनेक मनोविज्ञानकों ने बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत दिए थे। वो एक मत पर, कभी एक मत नहीं, वे एक सिद्धांत पर, हर सिद्धांत में उन्हें कुछ न कुछ उसको लगा कि ये सिद्धांत मान्य नहीं है, इस सिद्धांत से बुद्धि की कल्पना सिद्ध नहीं हो सकती, इसलिए अलग अलग समय में अलग अलग सिद्धांत आए। आज हम एक एक करके एक बार सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। ये किसने दिया? ये फिक्स क्वेश्चन आता है कई बार, और ये फिक्स क्वेश्चन जितने सिद्धांत लिखाए हैं 10-12, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि ये सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया था। अब इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या अपन अगली क्लास में करेंगे। पहले अपन एक बार ये देख लेते हैं कि बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है ये बीटे ने दिया था। जो द्विकारक सिद्धांत है, टू फैक्टर है, ये स्पीयरमैन ने दिया था। इसमें अपन आगे विस्तृत जब चर्चा करेंगे तो इसमें अपन बात करेंगे इसका, इसने पहले जे फैक्टर दिया, फिर एस फैक्टर दिया, और वापस जब त्रिक कारक की बात आती है तो वो भी स्पीयरमैन ने दिया, वापस इसने वो ग्रुप वाला जोड़ा। तो ये अपन विस्तृत क्लास में बात करेंगे कि जी फैक्टर, एस फैक्टर की, ये जब समझ में। जो बहुकारक सिद्धांत है वो आपके थॉर्नडाइक ने दिया। अब जो ग्रुप, जो समूह कारक है वो थ्रस्ट ने दिया था। जो बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत है वो थॉमसन ने दिया था। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, इसकी विस्तृत चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे और बेहतरीन ढंग से करेंगे। पूरी एक एक चीज पर अपन फोकस करेंगे कि वास्तव में इसकी क्या व्याख्या हो सकती है, किस प्रकार से इसका वर्णन हो सकता है, और इस प्रकार में इन्होंने क्यों दिया, इनका नाम इसका क्यों पड़ा, वो अगली क्लास में हमारी चर्चा होगी। अब जो आगे के जो सिद्धांत है, जैसे पदानुकरण सिद्धांत है बुद्धि का, वो वर्ण वर्णन में दिया था। ये फिक्स चीजें, ये रटने की चीजें हैं। जो त्रिआयामी सिद्धांत है, एक गिलफ्रेड ने दिया था। इन्होंने एक मॉडल, जो मॉडल पेश किया था, उसके आकार पर किस हिसाब से होता है वो इसकी अपन चर्चा करेंगे। जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो गार्डनर ने दिया था। जो तरल या ठोस सिद्धांत है वो केटल ने दिया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत है जो विकास में भी आता है, जीन प्याजे, काफी नाम है, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है। कह तथा खै बुद्धि के जो सिद्धांत है वेब ने दिया था। यानी ये मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने अलग अलग बुद्धि के सिद्धांत दिए थे। इन सिद्धांतों के पर विस्तृत जो चर्चा है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। एक बार फिर देख लेते हैं, वापस थोड़ा सा रिवाइज और कर लेते हैं। अपन शुरू में बात करते हैं, जैसे मैकडूगल ने परिभाषा दी थी कि बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति होती है कि अनुभव प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। वुडवर्ड ने कहा था बुद्धि कार्य करने की विधि है। और ट्रमन की जो परिभाषा थी ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको तो याद रखना ही रखना है। और आगे जो बुद्धि की जो विशेषता थी ये एकदम इस हिसाब से आप देख लेना, तो इसमें आप आराम से इसको पकड़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बुद्धि का काम है सीखने में हमारी सहायता होती है, अंतर करने में वातावरण का इसमें प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। ये जो इम्पोर्टेंट है, जाति लिंग पर कोई प्रभाव नहीं होता। कोई सी भी जाति का कोई भी बालक प्रतिभाशाली हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आपकी नवीन परिस्थितियों में कोऑर्डिनेशन कर सकता है। हमारे सामने नवीन जो चैलेंजिंग होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन हो सकता है, कोई दिक्कत अगर है। जन्म से लेकर लगभग किशोरावस्था तक अपनी बुद्धि सारी विकसित हो जाती है, कठिन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार आगे प्रभावित करने वाले कारक है, वंशानुक्रम का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है, वातावरण का पड़ता है, सामाजिक स्तर हमारा उठना बैठना किसके साथ है, आर्थिक स्तर हमारा कैसा है, उसमें प्रभाव। ये जो बुद्धि के प्रकार थे कि मूर्त बुद्धि, अमूर्त, सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि वाले जिसका ज़्यादा दिमाग मतलब मशीनी और यंत्र के रूप में ज़्यादा होगा तो वो इंजीनियर बनेगा, मिस्त्री बनेगा, उनके उस हिसाब से उनकी बुद्धि विकसित होगी। जो अमूर्त बुद्धि है ये पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होती है, जो पुस्तकों से जितना अपन ज्ञान अर्जन कर सकते हैं उसके हिसाब से वो डॉक्टर, वकील, किसी की साहित्य में रुचि होती है तो वो साहित्यकार बन सकता है। और जो सामाजिक बुद्धि है जिनका जो बाहरी परिवेश से जो लेना देना होता है वो राजनेता, व्यवसायी, इस हिसाब से वो बन सकते हैं। आगे वो जो बुद्धि के सारे सिद्धांत दिए थे। इसी प्रकार आज की क्लास अपन इतने ही लेंगे। अगली कक्षा में अपन इन सिद्धांतों को पूरा का पूरा विश्लेषण से पढ़ेंगे और इन जो जितने अपन ने पढ़े हैं उसको अपन एक प्रश्नोत्तर की क्लास अपन नेक्स्ट सेशन में उसके क्वेश्चन आंसर की क्लास लेंगे। तो आप जितने लोग रीट की तैयारी करने वाले हैं, आपकी रीट पात्रता के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़े, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हम एक से एक बेहतरीन कंटेंट आपके लेकर आएंगे। और आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं।
जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।